मैं वैदेही डेमोक्रेसी से अन्ना हजारे जी से इस एक मुलाकात में आपके सारे सवालों के जवाब प्रस्तुत कर रही हूँ। लोगों के सोशल मीडिया पे आपको लेके बहुत सारे सवाल हैं और वो सोचते हैं कि आप अभी कहीं पे आंदोलन या धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या है, कई लोग जो है ना खुद करते कुछ नहीं है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते रहना। अरे इस देश का कार्यकर्ता ने सबने राय ली कि देश को बदलना है तो समय नहीं लगेगा। ये सिर्फ इसने ये किया, अन्ना हजारे ये करता, सिर्फ कांग्रेस के विरोध में बोलता है, बीजेपी के विरोध में बोलता नहीं। ये क्या है, उनको ये पता नहीं है। अरे नरेंद्र मोदी सत्ता में आने के बाद मैंने 6 बार उनके विरोध में आंदोलन किए। पहला आंदोलन में सत्ता में आने के बाद भूमि अधिग्रहण बिल किसानों का इतना डेंजर था, पहले आंदोलन किया दिल्ली के जंतर मंतर। उस आंदोलन में जनता काफ़ी जुट गई तो नरेंद्र मोदी को वापस लेना पड़ा। 1 रंग 1 पेंशन, उसके बारे में मैं बीजेपी के विरोध में आंदोलन किया 2015 में। तो ऐसे अलग अलग, जैसे 2018 रामलीला, फिर से आंदोलन नरेंद्र मोदी के विरोध में, किसानों के प्रश्न पर, किसानों के खेती माल को खर्चा पर आधारित दाम मिलना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है उस पर कार्रवाई करो। आजाद दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ गया और ये नरेंद्र मोदी पंतप्रधान लिखकर आश्वासन दिया, लिखकर कि हम करने के लिए तैयार है। तो ऐसे आंदोलन करते रहा। शिवसेना के विरोध में जो आंदोलन किया, बबन घोलप घर में गया, शशिकांत सुतार घर में गया। तो ये सिर्फ पक्ष और पार्टी का क्या लेन देन है। जैसे महादेव शिवनकर शिवसेना के, बबन घोलप, शशिकांत सुतार राष्ट्रवादी का, सुरेश जैन घर में चले गए मंत्री, पद्मा सिंह पाटिल, नवाब मलिक, ये सब मंत्री घर चले गए। नवाब मलिक सत्ता में है अभी है, इसलिए वो जो सत्ता में है वो गलत है। अच्छा, उस पर पीवी सावंत आयोग, उनका रिपोर्ट में वो दोषी है। जो ये मंत्री घर चले गए उसमें वो दोषी है। तो उनको फिर आपने उसके ऊपर आपने कुछ किया क्यों? तो उनको मैं इशारा दिया था कि मैं आंदोलन करूंगा। फिर दोषी मंत्री को मंत्रिमंडल में क्यों लेते हैं? अभी तक वो जवाब नहीं दे रहे। अभी मैं एक डेट निश्चित करूंगा आंदोलन करने का। ये हम देश को सुधारना है। ये सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, अब बस इसमें लगे हैं, देश बर्बाद हो रहा है। इसलिए मैं पक्ष और पार्टी को कभी देखा नहीं। मैं देखा सिर्फ समाज और देश, समाज की भलाई, देश की भलाई। जहाँ जहाँ मैंने देखा है कि ये लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, हमारा राज्य है, केंद्र है, बर्बाद हो रहा, तब हर पक्ष और पार्टी के विरोध में मैं आंदोलन किए और सरकार को वापस लेना पड़ा। नहीं, आपने जब भी मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, ये 2 या 3 दिन में आंदोलन खत्म हुआ, तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपने आंदोलन ही नहीं किया। नहीं, कई आंदोलन मेरे, जैसे किसानों का आंदोलन था, स्वामीनाथन आयोग उसका अहवाल, रामलीला मैदान 8 दिन मेरा अनशन चला, 8 दिन। तो लोग खड़े हो गए और 8 दिन के बाद मोदी सरकार को झुकना पड़ा। क्यों? लोग खड़े होने लगे, डर पैदा हो गए। ये सरकार है ना, एक किसी पक्ष के होने दो, किसी पार्टी के होने दो, वो किससे डरती है पता है? गिरने से डरती है, बाकी किसी से डरती नहीं। जब उसको पता चलेगा कि अभी नहीं गया तो हमारी सरकार गिर जाएगी। अभी रालीगंज सिद्धि में किसानों के प्रश्न पर ये बीजेपी के विरोध में आंदोलन हुआ, 7 दिन का आंदोलन हुआ। लोकायुक्त कानून बनाना, उसके लिए 7 दिन का आंदोलन हुआ। ये बीजेपी के विरोध में सब आंदोलन हुए हैं जी। लोकपाल और लोकायुक्त में लोगों को बहुत गड़बड़ी होती है, तो आपका? लोकपाल और लोकायुक्त हमारे देश का भ्रष्टाचार निर्मूलन करने के लिए केंद्र में है लोकपाल। केंद्र में क्लास 1, 2, 3, 4 ऑफिसर, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनकी जांच करना है। जनता के हाथ में कोई प्रूफ आता है, उन्होंने लोकपाल को दिया तो लोकपाल उनकी जांच करेगा। पंतप्रधान की भी जांच है। केंद्र में लोकपाल इतना क्रांतिकारक है
बिल्कुल। केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त। केंद्र में लोकपाल आके कितना समय हो अभी गया? 14 में हाँ, बीजेपी की सरकार आने के बाद। बीजेपी की सरकार, कांग्रेस के सरकार में कानून बन गया और अगले महीना में बीजेपी की सरकार आ गई। उसके बाद बीजेपी सत्ता में आ गई। ये लोकपाल नियुक्त करने के लिए तैयार नहीं था। फिर मेरा आंदोलन और सर्वोच्च न्यायालय ने 1 बार 2 बार 3 बार सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार को डटा डंडा दिया, दिया। हाँ, तब उसको करना पड़ा। लेकिन राज्य में लोकायुक्त करना वो नहीं हो रहा। इसलिए मैंने बीजेपी के सरकार में 30 जनवरी 1990 आंदोलन किया, लोकायुक्त कानून बनाओ। फिर बीजेपी के सरकार में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, वो यहाँ आए, लिखित आश्वासन दिए कि हम राज्य के लिए लोकायुक्त कानून बनाने के लिए तैयार है। उसके लिए पहले ड्राफ्ट बनाते हैं। तो महाराष्ट्र का चीफ सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में 4 प्रधान सेक्रेटरी, ऐसे 5 लोग, हमारे 5 लोग, और कमेटी बनाई बीजेपी सरकार ने डंडे देने के बाद। और उसकी मीटिंगें चली, 3 मीटिंग हो गई, 4 मीटिंग हो गई और वो सरकार गिर गई और ये उद्धव ठाकरे जी की सरकार आ गई। तो मैं उनको बताया कि ये अधूरा है, ड्राफ्ट पूरा करो। ठाकरे जी ने मुझे लिखित आश्वासन दिया कि हम लोग आयुक्त कानून बनाएंगे। आश्वासन दिया। आगे कोरोना आ गया, 5 महीना मीटिंग नहीं। फिर कोरोना थोड़ा कम हो गया, उनको बताया कि अभी कोरोना शिथिल हो गया, आपके सब मीटिंग सरकार के चल रही है, तो ये लोकायुक्त का ड्राफ्ट के लिए मीटिंग शुरू करो। वो कर नहीं रहे। इसलिए मैंने इशारा दिया फिर कि लोकायुक्त का नहीं होगा तो मैं आंदोलन करना पड़ेगा। अभी वो उसमें कोई कांग्रेस वगैरह ऐसे कोई पक्ष पार्टी नहीं, लोकायुक्त कानून बहुत जरूरी है। ये लोकायुक्त इतना क्रांतिकारक है, इतना क्रांतिकारक है। आज का जो लोकायुक्त है उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और वो लोकायुक्त मुख्यमंत्री जो कहेगा वही सुनता है। अभी जो बन रहा कानून वो लोकायुक्त को स्वायत्तता है, इलेक्शन कमीशन जैसे स्वायत्तता है, ऐसे ये लोकायुक्त को स्वायत्तता है। ये मुख्यमंत्री की भी जांच करेगा। जनता ने अगर प्रूफ दे दिया मुख्यमंत्री के तो मुख्यमंत्री की जांच करेगा। पूरे विधायक है उनकी जांच करेगा। पूरे ऑफिसर सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक प्रूफ दे दिया तो उनकी जांच। इतना क्रांतिकारक है कानून। ये पहली बार देश में ऐसे कानून बना, लोकपाल लोकायुक्त। लेकिन दिल्ली में जनता सो गई, उसका जितना उपयोग करना नहीं करे। हम लोग सोचा ये लोकायुक्त महाराष्ट्र में बन गया तो मैं पूरे महाराष्ट्र में घूमूंगा, लोगों को जगाऊंगा और ये क्या कानून है, कितना क्रांतिकारक है, ये लोगों को बताऊंगा। जैसे सूचना का अधिकार मैं घुमा और एक महाराष्ट्र राज्य ऐसे राज्य रहा देश में सबसे ज़्यादा सूचना का अधिकार यूज करने वाला राज्य। जागृति, किताबें छपवाई, लाखों किताबें बंटवारा कर दी। वो काम मैं अभी करना है लोकायुक्त के लिए। तो भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र ये बन जाएगा समय से, मुझे विश्वास है। लोकपाल जब आ गया उसके बाद आपने लोगों को जागरूक किया कि लोकपाल बिल आ गया है और आप लोग अपने अधिकारों को जान के सरकार के खिलाफ आप भी एक्शन ले सकते हो या सरकार के खिलाफ आप भी आवाज उठा सकते हो, प्रूफ दे सकते हो, ऐसा कुछ जागृति का काम किया आपने? हाँ, वो तो सब अखबार में सब जगह पर आ गया कि लोकपाल आ गया। अभी लोकपाल आ गया लेकिन उसको अमल करने के लिए ये नरेंद्र मोदी सरकार तैयार नहीं है। उन्होंने दफ्तर कहाँ खोला? अशोका होटल 5 स्टार। अरे मैं बोला गरीब आदमी वहाँ कैसे जाएगा शिकायत लेकर? अभी वो ऑफिस बदल गया है, दूसरे ऑफिस में शुरू किया है। तो ये उनकी इच्छा नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है। इसलिए जनशक्ति का दबाव यही पर्याय है। कोई भी सरकार हो, किसी पक्ष के हो, किसी पार्टी के हो। अभी मैं समाज और देश के लिए आंदोलन करते रहा, लेकिन कई लोगों को जिस कलर का चश्मा लगाते हैं ना,
उसी कलर की दुनिया नजर आती है। तो कई लोगों को लगता है अन्ना कांग्रेस के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं, अन्ना बीजेपी के विरोध में बोलते नहीं है। ऐसे उनका चश्मा उस कलर का है। लोकपाल तो आपने लाया, आपने सरकार को जागरूक भी किया, बट अभी सरकार डरी हुई होगी कि आप अगर फिर सत्याग्रह करोगे तो इनकी नैया डूबेगी। तो ये आपके खिलाफ जो षड्यंत्र और जो ये प्रोपेगेंडा है सरकार ही कर रही होगी। करेंगे। मेरे विरोध में कम षड्यंत्र नहीं हुए, लेकिन मेरे क्या कर सकते हैं। मेरे जीवन में कहीं दाग नहीं है, मेरा चारित्र शुद्ध है, आचार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, जीवन निष्कलंक है, जीवन में त्याग है, अपमान पीने की शक्ति है। वो उंगली नहीं उठा सकते, और करे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टे बदनाम होते। अभी कई बार क्या किया, इन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। जब मुझे जेल में डाल दिया तो उनको घर जाना पड़ा सरकार को। महाराष्ट्र के 2 सरकार जब मुझे जेल में डाल दिया तो सरकार को घर जाना पड़ा। दिल्ली में जब मुझे तिहाड़ जेल में डाल दिया तो सरकार को जाना पड़ा। मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरे जीवन में कहीं मैं दाग नहीं लगने दिया। मेरे जीवन में मेरा बैंक अकाउंट कहाँ रहता है पता नहीं। धन दौलत सत्ता पैसा माया मोह सबसे मेरा नफरत हो गया है। जो करना सिर्फ सेवा करनी है, गांव समाज और देश की। ये जो लोग कहते हैं कि अन्ना जी जो हैं वो बीजेपी के दबाव में आते हैं या ईडी के दबाव में हैं या बीजेपी उनको ब्लैकमेल करती है, तो ये कितना सच है? अगर मैं मोदी के दबाव में आकर आंदोलन करता तो उनके विरोध में मैं आंदोलन क्यों करना था? फिर उनको हाजी करके बैठता था। लेकिन वो नहीं सोचा मैं, सिर्फ समाज और देश। दबाव में आने का क्या कारण है? मुझे कहीं उनसे लेना नहीं, कोई मांगना नहीं। एक फकीर आदमी है तो मुझे दबाव में आने का क्या कारण है? कोई कारण नहीं। इसलिए मैं किसी का मुलाहिदा नहीं रखता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस के विरोध में तो महाराष्ट्र में मेरा एक भी आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो आंदोलन करता हूँ लोग मेरे पास ये प्रूफ भेजते हैं। पहले हमारे में जांच करते हैं इसमें कित तथ्य है। अगर तथ्य है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो संबंधित ऑफिसर को भेजते हैं। नीचे का ऑफिसर ने जवाब नहीं दिया, सेक्रेटरी तक जाते हैं, और भ्रष्टाचार होने के बाद उनको जांच करनी पड़ती है। अभी तक 400 ऑफिसर घर गए, इसके कारण गए। जब ये प्रूफ आते हैं और प्रूफ के आधार पर मैं जांच करने के लिए ऊपर बढ़ता था। डायरेक्ट आंदोलन कभी करता नहीं। पहले जब मुझे यकीन होगा कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ, शरद पवार की सरकार में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में करप्शन हो गया, उसके सबूत मेरे पास आ गए, और मैं ऊपर तक कोशिश करा कि इसकी जांच करो। तब शरद पवार मुख्यमंत्री थे, उनको भी लेटर लिखा, करने के लिए तैयार नहीं। पद्मश्री रिटर्न किया मैं राष्ट्रपति को। इससे शरद पवार की इमेज बहुत कम हो गई। एक तरफ डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट में जो प्रोपोर्शन लगा करप्शन का, उसको रोकना। ये दोनों बातें जब तक नहीं करेंगे तब तक समाज और देश के लिए भविष्य नहीं। इसलिए मैंने दोनों काम हाथ में लिया है। एक तरफ डेवलपमेंट में, आज डेवलपमेंट पर 15 साल में 13 लाख लोग आ गए स्टडी करने के लिए डेवलपमेंट। 4 लोगों ने पीएचडी किया, 2 पीएचडी कर रहे हैं। तो एक डेवलपमेंट को भी स्पीड देना है, और डेवलपमेंट में जो प्रोपोर्शन लगा करप्शन का, उसको रोकना। एक ही सिक्के के 2 बाजू है। ये दोनों काम करना देश के लिए बहुत जरूरी है। जनता का ये सवाल है कि यूपीए और एनडीए सरकार में कौन सी सरकार सबसे अच्छी है? एनडीए सरकार में हो या यूपीए हो, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, इसके पीछे सब। इसलिए समाज और देश, ये हमारा दृश्य है ना। जो करना मेरे समाज के लिए करना, मेरे देश के लिए करना, मेरे आज़ादी के लिए जो कुर्बानी हुई उसको याद रखना। ये दोनों जो पार्टी में वो नहीं है। अभी देखो, एक मिसाल देता हूँ। इंडस्ट्रियल एरिया है और ये पक्ष और पार्टियाँ हैं, यूपी है, कोई भी पार्टी, हर एक ने ये किया। जैसे ये मोदी सरकार आ गई, उन्होंने क्या किया, जितना नफ़ा होगा उससे 7.5%
डोनेशन आप दे सकते हैं, ऐसा रूल था पहले। इन्होंने क्या किया, दोनों ने भी उसको कम कर दिया और उसके जगह पर क्या कर दिया, इंडस्ट्रियल एरिया में जो लोग हैं उनको मर जाए उतना भी डोनेशन दे सकते हैं, और वो जाहिर नहीं करना, उसको ऑडिट नहीं है, कितना खतरा है। ये सब स्वार्थी लोग हैं। और फिर ये इंडस्ट्रियल एरिया लाखों लोग डोनेशन, लाखों रुपया डोनेशन, करोड़ों रुपया डोनेशन है, उसका हिसाब नहीं, हिसाब देना नहीं, कोई पूछना नहीं। तो ये सरकारें ऐसी है, ये हो तो वो हो, सिर्फ स्वार्थ के लिए, पक्ष और पार्टी उनका स्वार्थ। ऐसे जब ये जानबूझकर करते हैं, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए नुकसान करते हैं, उस टाइम पर जनसंसद को जगाना बहुत जरूरी है। अभी दिल्ली के लोकपाल लोकायुक्त, मैं जनसंसद को जगाया, करना पड़ा। आरटीआई 8 साल लड़ते रहा, 8 साल आरटीआई कानून बनाओ, दो पक्ष के लोग आए, करने के लिए तैयार नहीं, आज़ाद मैदान में बैठ गया। हमारे महाराष्ट्र की जनता जागरूक हो गई, जनसंसद जाग गई, और आज़ाद मैदान में इतनी भीड़ उमड़ गई तो सरकार डर गई और कानून बनाना पड़ा। तो जनसंसद ये सबसे ऊंची है। दिल्ली की संसद जो है, दिल्ली की संसद और राज्य की संसद है, ये दोनों से भी जनसंसद बहुत बड़ी है। जनसंसद ने, वो संसद जो है दिल्ली की या राज्य की संसद है, दोनों को जन्म देने वाली जनसंसद है। वोटर, उनको जगाना जरूरी है। अभी जो सोई हुई वोटर्स हैं उनको आप जगाने के लिए बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? नहीं, मेरा तो काम चालू है। क्या है, जब ये मीडिया को मैं बोलता, मीडिया लिखता है, वो बाहर जाता है तो उससे जागृति आ जाती है। कभी कभी प्रेस लेता है, कभी घूमता हूँ। अभी मेरा एज हो गया 84, इसलिए घूमना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ संभव होगा वहाँ मैं कोशिश करता हूँ। अभी जैसे लोकायुक्त है, इसके लिए मैंने तय किया, अगर भगवान करे, अगर मेरी प्रकृति ठीक रखे तो मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र में घूमूंगा, जनसंसद को जगाऊंगा। ये लोकायुक्त कितना क्रांतिकारक कानून है, देखो। फिर जनता जब वाच करेगी एमएलए का करप्शन, अरे ये तो साइकिल पर घूमता था, 2 साल में करोड़पति बन गया, ये पैसा आया कहाँ से? लोकायुक्त को जांच करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे तो उसको ब्रेक लगेगा। अभी बहुत सारे शिवसेना के नेता करप्शन चार्जेस में फंसे हुए हैं, और जो ऑटो चलाते थे उनके भी बंगले हैं बड़े बड़े, तो अभी वो सत्ता में है, तो उसके खिलाफ कुछ आवाज उठाना चाहोगे? जब बाला साहब ठाकरे थे तब से मैं आंदोलन किया। क्या है, मृत्यु हथेली पर है, मृत्यु का भय नहीं है, लोग मृत्यु से डरते हैं, इसके कारण बोल नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं मैं बोल दिया तो ये गुंडा मारेंगे, पिटाई करेंगे, हानेंगे, तो बोलते नहीं। 3 मंत्री घर चले गए शिवसेना के। इसलिए कोई भी पक्ष हो, कोई भी पार्टी हो, कितना भी बड़ा गुंडा हो, उसके विरोध में मैं आंदोलन करते रहा, और कई लोगों को घर जाना पड़ा। मरने की तैयारी रख दिया तो सब कुछ होता है। लोग मरने से डरते हैं और इसका कारण बोल नहीं पाते। दूसरी बात है कि अन्ना हजारे जैसा हर एक आदमी नहीं बोल सकता है। वो शादी किया है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, माँ पिता का भार है, वो कैसे बोलेगा? जेल में डाल दिया तो क्या होगा उसका? पर अपने देश के पंतप्रधान के पास तो ये सब कुछ नहीं है, उनके पास पत्नी बच्चे कुछ भी नहीं है, फिर भी करप्शन बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, पेट्रोल भाव बढ़ गए हैं, इकोनॉमी डाउन है, तो क्या बोल सकते हैं हम इसके लिए? सिर्फ बच्चे नहीं होने से नहीं चलता, ये तय नहीं करते। समाज के लिए मरने की तैयारी जो रखनी चाहिए, वो अपने पार्टी को मजबूत करने की तैयारी करते हैं। पार्टी मजबूत कैसे हो, देश की चिंता नहीं। ये जो नेताओं में ये जो कुछ करने की विल पावर है वो खत्म हो गई है, तो उसे कौन जगाएगा? एक ही रास्ता है, क्योंकि ये जनता मालिक है, जनसंसद ये मालिक है और ये सब सेवक है। बट जनता अभी अंधी हो चुकी है, तो उसे कैसे दिखाएंगे आईना? इसलिए एक ही रास्ता है कि उनको जगाना। देखो अभी जैसे सूचना का अधिकार, वही जनता थी, जगाया,
खड़े हो गए जनता, सरकार घबरा गई, कानून बनाना पड़ा, समय जाता है। अन्ना तब जनता सोई हुई थी, अभी जनता अंधी है, आंख बंद करके बैठी है, तो ये जनता को कैसे जगाओगे आप? नहीं, जाग सकते हैं। देखो, मेरा अनुभव है, 2011 के आंदोलन के बाद पूरा देश जाग गया ना। करोड़ों रुपया खर्चा करके जो लोक शिक्षा और लोक जागृति नहीं आनी थी वो आ गई। आज लोग बोल रहे, रास्ते पर उतर गए। अभी जो जनता बोल रही है वो तो अच्छे काम करने वालों को ही गाली दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मानसिक गुलाम है। तो उन गुलामों को कैसे जगाओगे आप? क्या है कि जनता में भी कोई इस पार्टी के साथ, कोई उस पार्टी के साथ, कोई इस पार्टी, ऐसे जुट गए। मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरा किसी पक्ष और पार्टी के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। समाज में कोई ना कोई किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ होता है तो बोलने की हिम्मत नहीं करता है। मैं अगर बोल दूँ तो साहब क्या कहेंगे, डर लगता है। सिर्फ समाज और देश, मेरे आज़ादी के लिए जो बलिदान हुआ उनकी याद, उनका बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर, ये याद रखना जरूरी है। जनता के कुछ सवाल हैं आपके लिए। एक नैयर एहसान करके हैं, वो पूछ रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार कितना कम हुआ है, आपको क्या लगता है? भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, हमें जड़ के पास जाना पड़ेगा। जड़ को अगर तोड़ दिया तो टहने ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे। इसलिए भ्रष्टाचार को अगर खत्म करना है तो सख्त से सख्त कानून बनाना। हमारा देश कानून के आधार पर चला है। हमारा संविधान के आधार पर कानून के आधार पर देश चलता है। तो मैंने अभी करप्शन के लिए, जैसे एक राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, एक कानून बना, कितना करप्शन को ब्रेक लग गया है। करप्शन खत्म नहीं हुआ ना, होगा, ब्रेक लग गया। अभी के किसान आंदोलन के साथ आप हैं? नहीं, मैंने सपोर्ट किया, लेकिन सिर्फ तीन कानून के बारे में मैं इतना सोच नहीं करता। मैं देश का किसान, ड्रॉट कॉर्नर का किसान, 2 एकड़ जमीन है ऐसा किसान, इनकी सोच करता हूँ कि उनको कैसे न्याय मिले। हमारा कहना है कि केंद्रीय कृषि मूल्य आयोग है वो हटाओ, राज्य कृषि मूल्य आयोग का जो रिपोर्ट जाता है उसके मुताबिक किसानों को दाम मिलने से वो सही दाम मिलेगा, आत्महत्या नहीं करेगा। इसलिए वो जो कृषि मूल्य आयोग है केंद्र में, उसको इलेक्शन कमीशन के मुताबिक स्वायत्ता दे दो, सरकार का कंट्रोल है उसको निकालो, तब जाकर किसानों को सही न्याय मिलेगा। इसलिए अभी आंदोलन जारी है हमारा। जनता कहती है कि आप में लीडर बनाने की क्षमता है, तो आप और अच्छे लीडर बनाने की कोशिश करेंगे? वो लीडरशिप है ना, बहुत लोग क्या सोचते हैं लीडरशिप मतलब पॉलिटिक्स। मेरा एम क्या था लीडरशिप का? 2011 का आंदोलन हुआ, मेरी सोच क्या थी? अभी देश जाग गया, इसलिए ये टीम अन्ना में एक अरविंद वगैरह सब मेरे साथ, लेकिन मुझे क्या पता था कि इनके दिमाग में मुख्यमंत्री घुस जाएगा, किसी के दिमाग में गवर्नर घुस गया, किसी के दिमाग में मंत्री घुस गया। तो वो अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? वो लीडरशिप ठीक नहीं है। ऐसे लीडरशिप से देश के लिए भविष्य नहीं। लीडरशिप समाज और देश की भलाई, ये सोच करने वाले लीडरशिप, समाज का उज्जवल भविष्य, देश का उज्जवल भविष्य, जड़ से गांव को हम कैसे बदले, समाज को कैसे बदले, देश को कैसे बदले, ये लीडरशिप। आज की लीडरशिप है वो अपने मतदार संघ का सोच करती है। मेरे मतदार संघ में जगाना लोगों के, क्योंकि मुझे वोट मिलते हैं ना, तो देश की सोच नहीं है, समाज की सोच नहीं है, ये फर्क है। एक गोपाल राजा करके फेसबुक के यूजर है, वो पूछते हैं कि अन्ना आप बाहर निकल के फिर आंदोलन में कब आओगे? अभी 84 साल हो गया, अन्ना ने कहाँ तक करना है? आप जैसे युवक बाहर आना जरूरी है। युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है, ये युवा शक्ति जाग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं समाज और देश का। तो हर युवकों ने इस बात को सोचना जरूरी है। हाँ, एक है युवक अगर खड़े हो जाते, युवक अगर ये सोचते हैं समाज, तो मैं उनको लीड करने के लिए तैयार है। युवा लीडरशिप ये अगर आगे आ जाती तो मैं समाज के सामने झोला रख दूंगा और कहूँगा
लीडरशिप खड़ा करने के लिए मेरे झोले में 10-20 रुपए डाल दो। वेदांत शर्मा पूछते हैं कि अन्ना, आप जैसा व्यक्ति दूसरा तो हो नहीं सकता, बट आपके बाद आप जैसा ही आंदोलनकारी कोई कैसे बन सकता है? मैं तो आपके तरफ बड़े आशा से देख रहा हूँ कि आप खड़े हो जाओ। आपका युवक मेरा आशा स्थान है। मुझे विश्वास है कि युवक ही इस देश को बनाएगा। अगर युवक जुड़ गया, बाहर आ गया, तो युवक के साथ मैं भी युवक बनकर कंधा में कंधा लेकर आगे बढ़ेंगे देश के लिए, समाज के लिए। एक सवाल एक जनता ने पूछा है कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है और पर्दे बहुत से अभी कारखाने बंद हो गए हैं, उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, तो जनता को क्या करना चाहिए? इसमें बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। महात्मा गांधी बोलते थे देश को बदलना है, अगर देश को बदलना है तो पहले गांव को बदलना पड़ेगा। देश की अर्थनीति बदलनी है तो पहले गांव की अर्थनीति बदलनी पड़ेगी। ये गांधी जी बोलते थे। आजादी के बाद हमारा रास्ता गलत हो गया। गांव को केंद्र बिंदु मानना था, हर एक पक्ष और पार्टी ने शहर का केंद्र बिंदु माना। इसलिए गांधी जी कहते थे गांव में चलो और प्रकृति, नेचर, उसी का उपयोग करते थे। गांव स्वावलंबी होते, हाथ के लिए काम, पेट के लिए रोटी गांव में मिलती है, तो शहर में जाने के लिए जरूरत नहीं है। ये हम लोग प्रयोग किए, ये प्रत्यक्ष कृति है। आज गांव में मजदूर नहीं मिलता, बाहर से मजदूर लाने पड़ते हैं। इतना काम बढ़ गया एग्रीकल्चर में। तो हमें अर्थनीति बदलने के लिए, बेरोजगार के प्रश्न छुड़ाने के लिए गांव में हमारे पास बहुत स्कोप है। ये इनके ध्यान में, क्योंकि इंडस्ट्री से इनको मलाई मिलती है। मलाई अंग्रेजों ने लूटा, अभी ये लोग लूट रहे हैं हमारे देश को। तो इसलिए जनता को जागना है, जनता को खड़ा होना है। मुझे ये पूछना है अन्ना, आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, कुछ लोग इन्हीं जनता में क्या आपको इतना टिक्का टिप्पणी करते हैं और कुछ भी बोलते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता? बुरा कब लगता है? वास्तव में अगर मैं कोई बुरा कर्म करता है और लोग टिप्पणी करते तो बुरा लगता है। जब मैं मेरे जीवन में पूरा सच्चाई रखी है तो कोई कितने भी टिप्पणी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे मराठी के संत है ना, इन्होंने कहा ऐसे निंदक जो होते ना, जो निंदा करने वाले लोग हैं ना, उनका घर पड़ोस में होना चाहिए और हर दिन वो निंदा करेंगे, उतना हमें को प्रेरणा मिलती है। अभी मेरी 35 साल में जो निंदा हो गई, इसके कारण मैं ये काम बढ़ते गया, रुका नहीं, फर्स्ट नहीं। क्यों? कि मेरे जीवन में कोई दाग नहीं ना, तो फर्स्ट होने का क्या करें? तो भगवत गीता का जो संदेश है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा न मत करो। फिर किसको जो कुछ कहना करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कौन सी ऐसी चीज है जिससे आपको डर लगता है? जीवन में मेरा कोई भी दाग न हो, उससे मैं डरते रहता हूँ और उसकी दक्षता लेता हूँ। इसलिए 84 साल की उम्र में बैचलर होते हुए भी इतना भी दाग नहीं, इतना ये मन को मैंने लगाम लगा दिया। अन्ना, जनता के लिए एक संदेश, युवा पीढ़ी के लिए एक संदेश देना होगा तो क्या देंगे आप? युवा शक्ति हमारी राष्ट्र शक्ति है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे देश का युवक अगर जाग जाए तो फिर से ये देश खड़ा होगा। लेकिन युवकों का क्या है, बहुत से युवक ये पक्ष और पार्टी की तरफ जा रहे हैं। अरे पक्ष और पार्टी से देश के लिए भविष्य नहीं। दूसरा, युवक अपने जीवन के बारे में सोचता नहीं। बहुत से युवक अपने जीवन में क्या सोचते हैं, अरे जीवन में आया ना, खाओ पियो चैनबाजी करो, एक दिन मरना है। तो पशु और हमारे में क्या अंतर है? फिर सोचकर जीवन का ध्येय बनाओ। ध्येय बनाने के बाद आपको मंजिल नजर आएगी। अभी मंजिल की तरफ चलते रहो। कठिनाई आएगी, विरोध होगा, निंदा होगी, अपमान होगा, रुको मत। जो पत्रकार हैं वो आपके बारे में गलत अफवाहें या गलत खबरें छापते हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं उसका अभिनंदन करता हूँ।
धन्यवाद अन्ना, हम लोगों से बात करने के लिए और आपका मनोगत साझा करने के लिए। डेमोक्रेसी के इस एपिसोड में हम अन्ना हजारे से बात कर रहे थे। आपकी अपनी कोई राय होगी तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और शख्स के साथ, किसी और अभिव्यक्ति के साथ। धन्यवाद।